इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का पैर काटना पड़ सकता है। दाऊद के पैर में गैंग्रीन हो गया है। साउथ कराची के शहर फिरदौस अस्पताल में इलाज चल रहा है उसका एक बार ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन उसके पैर में गैंग्रीन तेजी से बढ़ता जा रहा है और घुटने तक पहुंच चुका है। पैर नहीं काटने पर उसकी जान को खतरा हो सकता है। दाऊद को 3 महीने पहले घर में टहलते वक्त चोट लग गई थी। मुंबई में 1993 के बम धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ माना जाता है। आम्रपाली बिल्डर के सीएमडी अनिल शर्मा ने आज अपने 13 प्रोजेक्ट के खरीदारों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनके प्रोजेक्ट पूरे कर दिए जाएंगे। आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ आई शिकायतों को लेकर आज आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा ने एबीपी न्यूज के स्टूडियो में प्रोजेक्ट के खरीदारों के सवालों के जवाब दिए। आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा ने आज वादा किया कि अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सिलिकॉन सिटी के अलावा सफायर, जोडियक, प्रिंसिपल एस्टेट, प्लैटिनम सभी फ्लैट के टावर का पोजीशन 7 से 8 महीने में दे देंगे। आज से 7-8 महीने बाद आज अगर अप्रैल खत्म हो रहा है तो 2016 के अंदर आप कह रहे हैं कि सिलिकॉन सिटी बिल्कुल एकदम बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सारी समस्याओं के साथ, सारी स्थिति के साथ हम लोग उसको पूरा करेंगे। आम्रपाली ग्रुप इसके अलावा सेंचुरियन पार्क का जुलाई 2017 में पोजीशन देगा। ड्रीम वैली का पोजीशन 2019 में, गोल्फ होम्स का अप्रैल 2017 में और वेरोना हाइट्स का पोजीशन 2019 से मिलना शुरू हो जाएगा। हार्टबीट सिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटने के बाद 1 साल के बाद पोजीशन देने की बात कही गई है। बिल्डरों के खिलाफ एबीपी न्यूज को अब तक मिली शिकायतों में सबसे ज्यादा शिकायतें आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ ही मिली हैं। जो खरीदार बिल्डरों से परेशान हैं, उनकी 18,000 शिकायतें एबीपी न्यूज के पास आई हैं। ये शिकायतें हमने उन बिल्डर्स को भेजी हैं और ये देखिए शिकायतों की जो पोटली है उसमें सबसे ज्यादा शिकायतें आम्रपाली बिल्डर्स को लेकर आई हैं, 5,000 शिकायतें। उसके बाद यूनिटेक बिल्डर का नंबर आता है 1,100 शिकायतें, जेपी का 900 शिकायतें, डीडीए 550 लोगों को शिकायतें हैं, सुपरटेक को लेकर 550 शिकायतें, बीपीटीपी की 500 शिकायतें, एम्स गार्डेनिया की 350 और एडेल की 300 शिकायतें। सबसे ज्यादा शिकायतें आम्रपाली को लेकर 5,000 और इसीलिए आपको हम सबसे पहले तो ये बता दें कि इन 18,000 शिकायतों में से 5,000 आम्रपाली को लेकर हैं और कहां-कहां हैं ये भी देख लीजिए जरा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 10,300 शिकायतें। इतने त्रस्त हैं खरीदार नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। गुड़गांव में 1,850 शिकायतें सिर्फ गुड़गांव से आई हैं। फरीदाबाद की बात करें 900 शिकायतें फरीदाबाद से, जहां खरीदार परेशान है बिल्डर से। 800 शिकायतें मुंबई और आसपास के खरीदारों ने भेजी हैं एबीपी न्यूज को। दिल्ली से 700 शिकायतें खरीदारों की पहुंची हैं। नोएडा प्राधिकरण की ओर से गठित टीम ने आज आम्रपाली के सफायर प्रोजेक्ट का दौरा किया और वहां की रिपोर्ट तैयार की। नोएडा के सेक्टर 45 में बना ये आम्रपाली का सफायर प्रोजेक्ट है, जिसके बायर्स ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया है। प्राधिकरण ने इन्हीं विरोध को देखते हुए एक 6 सदस्यीय की टीम बनाई, जो बिल्डर्स और बायर्स के बीच मध्यस्थता कर विवाद को हल कराएगी। ये टीम कल सेक्टर 70 और 76 में बने प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण भी करेगी। सेक्टर 76 में आम्रपाली का सिलिकॉन प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर फ्लैट खरीदार सड़कों पर उतरे हुए हैं। नोएडा में बिल्डरों की मनमानी का मामला संसद में भी गूंजा। यूपी के मिर्जापुर से अपना दल सांसद अनुप्रिया पटेल ने संसद में उठाई नोएडा के आम्रपाली जैसे बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ आवाज। मैंने आज इस समस्या को संसद में इसीलिए उठाया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि जब से हमारी सरकार रियल एस्टेट एक्ट 2016 लाई है, तब से हमारे जो ग्राहक अभी तक पीड़ित थे उनको उम्मीद की एक नई रोशनी नजर आई है। अंतरिक्ष ग्रुप, जेपी ग्रुप, आम्रपाली ग्रुप जैसे बड़े बिल्डर्स के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, वो खुलकर सामने आए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि केंद्र सरकार इन बिल्डरों पर कब शिकंजा कसेगी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की हंगामेदार शुरुआत। उत्तराखंड में सरकार गिराने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। सरकार ने कहा कोर्ट में केस होने के कारण संसद में नहीं करा सकते हैं चर्चा। हंगामे का ये नजारा राज्यसभा का है। उत्तराखंड विवाद पर चर्चा की मांग कर रहे कांग्रेस के सांसदों के कारण राज्यसभा में कार्यवाही 4 बार रोकनी पड़ी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर दूसरे राज्यों की गैर बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगाया। इस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड संकट से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस का अंदरूनी संकट है। उत्तराखंड मामले में कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को लोकसभा के स्पीकर ने भी
खारिज कर दिया। मोदी सरकार ने कहा कि मामला कोर्ट में होने के कारण संसद में चर्चा नहीं हो सकती है। दिल्ली में कई सांसद ऑड वाले दिन इवन नंबर की गाड़ियां लेकर संसद भवन पहुंचे। सांसदों की गाड़ियों को ऑड इवन से छूट देने की मांग दोनों सदनों में उठाई। बीजेपी के कुल 8 सांसद बुधवार को ऑड इवन नियम तोड़कर संसद पहुंचे। इनमें से बीजेपी सांसद परेश रावल ने गलती से नियम तोड़ने के लिए केजरीवाल से ट्विटर पर माफी भी मांगी और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस के पास जाकर अपना 2000 रुपए का चालान भी कटवाया। वहीं राज्यसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने ऑड इवन को लेकर संसद की कार्रवाई और कमेटियों की मीटिंग में आने में दिक्कत का हवाला दिया। इस मामले में राज्यसभा के उपसभापति ने सांसदों की गाड़ियों को ऑड इवन से छूट देने के लिए केंद्र को दिल्ली सरकार से बातचीत करने के लिए कहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अमित शाह की मौजूदगी में ऊँघते दिखे यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के गनौली गांव की। कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी ग्राम उदय योजना के लॉन्च के लिए यहां आए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य उनके बगल में बैठे। प्रधानमंत्री का लाइव भाषण चल रहा था और मौर्य अमित शाह के बगल में बैठकर झपकियां ले रहे थे। हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य को लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर अगले साल यूपी में बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया लेकर विदेश भागे उद्योगपति विजय माल्या की संसद सदस्यता रद्द होना तय। संसद की एथिक्स कमेटी ने नोटिस भेजकर पूछा क्यों न रद्द की जाए आपकी सदस्यता। राज्यसभा की एथिक्स कमेटी ने आज विजय माल्या के मुद्दे पर चर्चा में माना कि उनकी आचरण की वजह से संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है, इसलिए माल्या की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। कमेटी ने अपनी जांच में ये भी पाया कि माल्या ने पिछले 10 साल में कभी भी संसद को अपनी देनदारियों की जानकारी नहीं दी है, जो अनिवार्य है। एथिक्स कमेटी ने माल्या को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब देने को कहा है, जिसके बाद अंतिम फैसला 3 मई को किया जाएगा, जब एथिक्स कमेटी की अगली बैठक होगी। वैसे तो राज्यसभा में विजय माल्या का कार्यकाल जून में खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर उनकी संसद सदस्यता रद्द होती है तो माल्या के साख पर बड़ा बट्टा माना जाएगा। यूपी के हाथरस में अंबेडकर जयंती में निकली झांकी पर विवाद। पोस्टर में मां काली के रूप में मायावती, हाथों में स्मृति ईरानी का कटा हुआ सर और पैरों में भागवत और पीएम मोदी को माफी मांगते दिखाया। हाथरस के थाना साहबाद क्षेत्र में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर जयंती पर निकली विवादित झांकी। पोस्टर में बीजेपी को दलित और आरक्षण विरोधी बताया गया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विवादित पोस्टर को हटा दिया। बीएसपी ने पोस्टर विवाद से खुद को अलग करते हुए कहा, ये मायावती की छवि बिगाड़ने की साजिश है। 24 फरवरी को संसद में रोहित वेमुला मसले पर मायावती और स्मृति ईरानी में तीखी झड़प हुई थी। तब स्मृति ईरानी ने कहा था कि अगर मायावती मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं होती हैं, तो मैं अपना कटा हुआ सर उनके चरणों में रख दूंगी। डांस बार के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर लगाई महाराष्ट्र सरकार को फटकार। कहा डांस बार को खुलने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि अश्लीलता रोकने के लिए नियम बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों की आड़ में डांस बार का लाइसेंस नहीं जारी करने पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, डांस करके पैसा कमाना महिलाओं का संवैधानिक हक है। डांस करके पैसा कमाना गलत तरीके से पैसा कमाने से अच्छा है। ये सड़क पर भीख मांगने से बेहतर है। डांस बार मालिकों का आरोप था कि महाराष्ट्र सरकार नए नियमों की आड़ में बार के लिए लाइसेंस नहीं दे रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार 1 हफ्ते के भीतर बार कर्मचारियों का पुलिस से सत्यापन कराकर उन्हें लाइसेंस देना शुरू करे। 2006 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए धमाकों के सभी 8 आरोपी बरी, मुंबई की निचली अदालत का फैसला। महाराष्ट्र एटीएस ने इन आरोपियों को सिम्मी का सदस्य बताया था। एटीएस जांच के मुताबिक आरोपियों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की मदद से वारदात को अंजाम दिया था। साल 2011 में एनआईए ने केस हाथ में लिया तो जांच में दक्षिणपंथी हिंदू संगठन अभिनव भारत के सदस्यों का नाम सामने आया। 2014 में एनआईए ने दावा किया एटीएस ने जिन 13 लोगों को आरोपी बनाया था उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। साल 2006 में शब्बे बारात के दिन मालेगांव के मस्जिद में बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 35 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे।
दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के दादरी में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में यूपी पुलिस के दरोगा अख्तर अली शहीद, साथी पुलिस वालों पर छोड़कर भागने का आरोप। अख्तर अली की अगुवाई में पुलिस टीम सोमवार तड़के दादरी के नई आबादी वाले इलाके में फुरकान नाम के बदमाश को पकड़ने गई थी। तभी वहां छिपे बदमाशों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से दारोगा अख्तर अली की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि दारोगा को मौके पर छोड़कर बाकी पुलिस वाले भाग खड़े हुए। बाद में पुलिस फोर्स गई और दारोगा के शव को कब्जे में लिया। तब तक बदमाश फरार हो गए। इस मामले में अब तक एक बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आया है। शहीद दरोगा अख्तर अली 1998 में पुलिस में भर्ती हुए थे और जून 2014 में दादरी में दरोगा बनकर आए थे। अब बात करते हैं एबीपी न्यूज की खास रिपोर्ट की। देश में सूखे से 10 राज्य परेशान हैं, 33 करोड़ जनता बेहाल है, लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी को इशरत जहां केस की पड़ी है, तो कांग्रेस उत्तराखंड खेल खेल रही है और देश की संसद बौन है। 33 करोड़ की फिक्र किसी को नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत और पंकज झा सूखे से प्रभावित राज्यों महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, कर्नाटक और तेलंगाना गए और पड़ताल की। दोनों ही संवाददाता जिन राज्यों में गए वहां उन्होंने देखा कि कैसे घरों में ताले लटके हुए हैं, लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और जंगलों में रहने वाले जानवर पानी की तलाश में गांव की ओर बढ़ रहे हैं। सलमान खान को ओलंपिक का सद्भावना दूत बनाए जाने का विरोध करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह पर सलीम खान का हमला। कहा, फिल्म इंडस्ट्री ने मिल्खा को गुमनामी से बचाया। सलमान के पिता सलीम खान ने मिल्खा सिंह पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा है, मिल्खा जी, ये सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे बड़ी है। इसी इंडस्ट्री ने आपको गुमनामी में जाने से बचाया। सलमान खान ने किसी खेल में भले ही हिस्सा ना लिया हो, लेकिन वो बेहतरीन साइकिलिस्ट, तैराक और वेट लिफ्टर है। हम जैसे खेल प्रेमियों की वजह से ही खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बॉलीवुड ने अगर जो कहने ने बॉलीवुड ने मेरे बल्कि मैं उन्होंने एहसान किया कि मैं उन्होंने अपनी स्टोरी दी, ठीक है कि नहीं? बॉलीवुड ने मैंने की देता है, ठीक है, मैं अपनी स्टोरी दी, उन्होंने फिल्म बनाई है। मिल्खा सिंह ने सलमान खान को रियो ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने का विरोध किया था। मिल्खा ने कहा था कि बॉलीवुड के सितारों की वजह खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाना बेहतर होगा। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच कल दिल्ली में होगी द्विपक्षीय बैठक में पठानकोट हमले और एनआईए के पाक दौरे संबंधित मसलों पर होगी बातचीत। जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले का मुद्दा दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच होने वाली बैठक में उठेगा। इसके साथ ही भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर और एजाज अहमद के बीच एनआईए की टीम के पाकिस्तान जाने को लेकर भी बातचीत होगी। इस मामले में पाकिस्तान की एक जांच टीम भारत का दौरा कर चुकी है। हालांकि एबीपी न्यूज को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान एनआईए की टीम को पाकिस्तान आने की इजाजत तभी देगा जब उसे इस बात का भरोसा हो जाए कि इससे उसे भी कुछ फायदा होगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान की संयुक्त जांच टीम के भारत आने और भारत द्वारा दिए गए सबूतों को नकारने के बाद मोदी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। भारत में आईएस की भर्ती का मास्टरमाइंड मोहम्मद शफी अरमार अमेरिकी ड्रोन हमले में सीरिया में ढेर। सरकारी सूत्रों का दावा, अब आईएस का भारत में कोई प्रमुख नहीं। 26 साल का मोहम्मद शफी कर्नाटक के भटकल का रहने वाला था। उसके पास आईएस में भारत से आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी थी। शफी फेसबुक के जरिए नौजवानों से संपर्क करता और बरगलाकर आईएस में भर्ती करवाता था। सूत्रों के मुताबिक भारत से 30 लड़कों को उसने आईएस में शामिल करवाया था। शफी से पहले उसका बड़ा भाई सुल्तान अरमार आईएस के लिए भारत में भर्तियां करता था। 2015 में उसे ढेर कर दिया गया। उसके बाद शफी भारत में आईएस के लिए भर्तियां करने लगा। वो सीरिया से हवाला का पैसा भारत भेजता था। तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने आ रहे चीन के विवादास्पद नेता डॉल्किन ईसा को भारत ने वीजा देने से मना किया। 2 दिन पहले खबर आई थी कि संयुक्त राष्ट्र में पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर को बचाने से नाराज भारत ने चीन के निर्वासित नेता डॉल्किन ईसा को हिंदुस्तान आने के लिए वीजा दिया था। अब खबर यह है कि सरकार ने ईसा को वीजा देने से मना कर दिया है। ईसा को दलाई लामा से मिलने आना था। अमेरिका का एक एनजीओ 28 अप्रैल से 1 मई तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चीन के विभिन्न गुटों का एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसी में डॉल्किन ईसा को भी बुलावा भेजा गया था। चीन ने इस पर ऐतराज जताया था। डॉल्किन ईसा चीन के वीगरों के संगठन विश्व वीगर कांग्रेस का नेता है।
चीन डॉल्कन ईसा को आतंकी मानता है। उनके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। डॉल्कन इस वक्त जर्मनी में शरण लिए हुए हैं। यूपी के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की संपत्ति को लेकर विस्तार से रिपोर्ट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट मंत्रालय को 3 महीने का वक्त दिया है। हाजी मोहम्मद इकबाल पर 10,000 करोड़ की संपत्ति जमा करने और 111 कागजी कंपनियां चलाने का आरोप है। बड़ी बात यह है कि कॉर्पोरेट मंत्रालय ने कोर्ट को बताया है कि 40 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं। मोहम्मद इकबाल की तरफ से अदालत में पेश वकील पी चिदम्बरम ने कहा है कि जिन कंपनियों की बात की जा रही है वो इकबाल के रिश्तेदार चलाते हैं। 111 कंपनियों को उनसे जोड़ना ठीक नहीं। कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई की इस स्टेज पर पी चिदम्बरम केस की पैरवी करने आए हैं, इसलिए जांच और जरूरी है। देश विरोधी नारेबाजी विवाद में जेएनयू प्रशासन ने की कार्रवाई। कन्हैया पर 10,000 का जुर्माना तो वहीं उमर खालिद को 20,000 जुर्माने के साथ एक सेमेस्टर के लिए रस्टिकेट किया गया। जेएनयू की 5 सदस्यों वाली जांच कमेटी ने कन्हैया, उमर समेत 21 छात्रों को अनुशासनहीनता का दोषी माना। अनिर्बान भट्टाचार्य को 15 जुलाई तक के लिए रस्टिकेट किया गया है। वो अगले 5 साल तक जेएनयू के किसी कोर्स में दाखिला नहीं ले पाएंगे। वहीं छात्र संघ महासचिव रामानागा पर 20,000 और एबीवीपी के सौरभ शर्मा पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। 9 फरवरी के अफजल गुरु का कार्यक्रम आयोजित करने वाले बाकी आरोपियों पर भी जेएनयू प्रशासन ने 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना लगाया है। हावड़ा में हावड़ा उत्तरी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार रूपा गांगुली ने मतदान के दौरान कई मतदान केंद्रों पर जमकर किया हंगामा। तृणमूल की महिला कार्यकर्ता के साथ हाथापाई का भी आरोप। ये तस्वीरें हावड़ा के बावनगाछी इलाके की हैं। हावड़ा उत्तरी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार रूपा गांगुली यहां मतदान का जायजा लेने पहुंची थी। इसी दौरान रूपा ने बूथ लूटने का आरोप लगाकर पहले तो तृणमूल समर्थकों से जोरदार बहस की और एक महिला कार्यकर्ता को धक्का दे दिया। रूपा इसी तरह कई और पोलिंग बूथ पर हंगामा करते नजर आईं। इस घटना के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने रूपा गांगुली के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत और एफआईआर भी दर्ज कराई है। रूपा गांगुली मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभा चुकी हैं। हावड़ा उत्तरी सीट पर उनके सामने टीएमसी से लक्ष्मी रतन शुक्ला और कांग्रेस से संतोष पाठक मुकाबले में हैं। अहमदाबाद में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान के शो के पोस्टर फाड़े। शो करने पे दी हमला करने की धमकी। कुछ इस अंदाज में अहमदाबाद में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान के बैनर्स और पोस्टरों को निशाना बनाया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश भयंकर सूखे की चपेट में है। पाकिस्तान आतंकवाद पर कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी गायक को भारत में गाने की अनुमति देना सही नहीं है। 30 अप्रैल को अहमदाबाद में राहत फतेह अली खान का कार्यक्रम होने वाला है। शिवसेना वाराणसी में होने वाले पाकिस्तानी गायक गुलाम अली के शो का भी विरोध कर रही है। संचार मंत्रालय ने अगले साल से हर मोबाइल फोन में पैनिक बटन जरूरी कर दिया है। हर वक्त आपके हाथों में रहने वाला मोबाइल फोन अब आपकी जान भी बचाएगा। जैसे ही आप किसी खतरे की हालत में होंगे और आपको सहायता की जरूरत होगी, आप मोबाइल में बने पैनिक बटन को दबाएंगे तो आपके करीबियों को तुरंत एसएमएस पहुंच जाएगा कि आपको सहायता की जरूरत है और आपको तुरंत सहायता मिल सकेगी। 1 जनवरी 2018 से जीपीएस के बिना कोई मोबाइल फोन भारत में नहीं बिकेगा, लेकिन इससे बेसिक फोन इस्तेमाल करने वालों के सामने दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं।